हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसेयर सेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। ये आपका एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो पहले हम देखेंगे थ्री डोमेन्स ऑफ साइंस। तो साइंस का मेनली थ्री डोमेन्स क्या है? ए बॉडी ऑफ नॉलेज, ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ए वे ऑफ थिंकिंग। अभी देखेंगे ये तीनों टर्म क्या है। जैसे ये बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है? जैसे आपका कोई भी फैक्ट हो गया, डेफिनेशन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरी हो गया, आपका लॉ हो गया, ये सारा चीज़ आपका बॉडी ऑफ नॉलेज के अंडर में आएंगे। फिर प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी क्या है साइंस में? जैसे आप ऑब्जर्व करके कोई चीज़ देख रहे हो, आप चीज़ों को मेजर कर रहे हो, आप उसमें एस्टिमेटिंग कर रहे हो, उसमें आप इंटरफेयरिंग कर रहे हो, उसको आप क्लासीफाइंग कर रहे हो, हाइपोथेसाइजिंग कर रहे हो, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके निकल रहे हो, कंक्लूडिंग कर रहे हो। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है। फिर देखेंगे हम वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग कैसे है? बेस्ड ऑन एविडेंस। कोई भी चीज़ आप करोगी तो बेस्ड ऑन एविडेंस होना चाहिए। बिना एविडेंस का साइंस में कुछ भी नहीं मानता है। फिर क्रिएटिविटी होना चाहिए। फिर इन्फ्लुएंस बाय द बैकग्राउंड नॉलेज। जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो इसको हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे साइंस एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज आर। जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जैसे साइंस इज ए टेंटेटिव इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम में आता है। साइंस एक टेंटेटिव नेचर है। जो साइंटिफिक नॉलेज है ये चेंज विद द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। जो साइंटिफिक नॉलेज है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है। कोई नया नॉलेज आता है तो पुराना नॉलेज को चेंज होकर नया नॉलेज होता है। तो ये हमेशा साइंस जो है चेंज होता रहता है। इट इज़ डेवलपमेंटल, ऑलवेज ग्रोइंग। जो साइंस का नॉलेज है वो हमेशा ग्रो होता रहता है और डेवलपमेंट होता रहता है। इट इज़ अ डायनेमिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक्स। डायनेमिक्स मतलब ये हमेशा चेंज होता रहता है। स्टैटिक मतलब एक जगह पे खड़ा होता है। तो ये स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा डायनेमिक होता है। फिर देखेंगे साइंटिफिक आइडिया आर इन्फ्लुएंस बाय द सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो साइंस का आइडिया है वो मेनली हमारा जो सोसाइटी है, सोशल साइंस है, उसके एंड जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहाँ से लिया जाता है साइंटिफिक आइडिया। फिर उसको रिसर्च करके नया चीज़ डेवलप करते हैं। जो जितना भी डिस्कवर हुआ है हमारा ये अर्थ में, देखना सारा चीज़ का जो आइडिया है वो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिया गया, या तो हमारा जो सोशल फेनोमेनन है वहाँ से आइडिया लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इज टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये दोनों में क्या डिफरेंस है यह पता चलेगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस है वो जो हमारा नेचुरल फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने का काम है साइंस का। और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, जो जो हमारा प्रॉब्लम है सराउंडिंग में उसको सोल्यूशन करने के लिए टेक्नोलॉजी होता है। तो ये जो साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? जो हमारा नेचुरल फेनोमेना है उसको ढूंढ के एंड उसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने का, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साइंस इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। When the children investigate about the various important issue in their surroundings, certain process skill have to be developed like observation, inferences, classification, communication, measurement and prediction। जो बच्चा कोई भी चीज़ इंक्वायरी कर रहा है, आपका कोई भी चीज़ जानना कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या डेवलप हो रहा है? वो बच्चा या तो ऑब्जर्वेशन करके देख रहा है, बच्चे उसको इन्फरेंस कर रहा है, चीज़ों को बच्चा क्लासिफिकेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। ये सारा जो स्किल्स है बच्चे में डेवलप होता है। फिर देखेंगे साइंस एज ए वे ऑफ थिंकिंग। हाउ साइंस इज एज ए वे ऑफ थिंकिंग। कार्ल सागन सेज दैट साइंस इज मोर देन ए बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग। जो इसने बताया था साइंस इज नॉट जस्ट ए बॉडी ऑफ नॉलेज, इज जस्ट ए वे ऑफ थिंकिंग। आप चीज़ों को कैसे थिंकिंग करते हो इसी को साइंस बोला जाता है। साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग कैन बी प्रोमोटेड बाय मेकिंग आवर लर्नर एबल टू एक्सप्लोर, एनालाइज, इवेलुएट एंड वर्क इन ए साइंटिफिक मैनर। जो आपका साइंटिफिक थिंकिंग है वो कैसे डेवलप कर सकते हो? बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, चीज़ों को एनालाइज करने देना चाहिए, उसको इवेलुएट करना देना चाहिए और साइंटिफिक मैनर में करना देना चाहिए। तो ये बच्चे में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगा। और देखेंगे साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग विल बी मेक आवर लर्नर कलेक्ट एविडेंस दैट कैन बी फिजिकली ऑब्जर्व एंड मेजर, दिस इज नोन एज एम्पिरिकल। जो बच्चा है वो जैसे एविडेंस को कलेक्ट कर रहा है फिजिकली, या तो ऑब्जर्व कर रहा है या तो मेजर कर रहा है, इसको एम्पिरिकल एविडेंस बोलेंगे। कोई भी चीज़ थ्रो आप ऑब्जर्वेशन करके कर रहे हो, आप सेंस करके कर रहे हो, इसको आप एम्पिरिकल एविडेंस बोला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साइंस जैसे वे ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व द साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो साइंस है ये मेनली वे ऑफ थिंकिंग है। लाइक आपका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी आपका अंदर डेवलप होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। आप पूरा शिद्दत से काम करना चाहिए, वहाँ पे फॉल्स कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो रियल है उसको आपको करना चाहिए। फिर देखेंगे हम साइंस नॉलेज इज टेंटेटिव। ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया हूँ साइंस क्यों टेंटेटिव है। साइंटिफिक नॉलेज इज सब्जेक्टेड टू चेंज
इट इज़ सो बिकॉज वी मेक आवर न्यू ऑब्जर्वेशन एंड टेंड टू री इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर हमें कोई नया ऑब्जर्वेशन, कोई नया एविडेंस मिला तो जो पुराना वाला है उसको हम री इंटरप्रेट करेंगे। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आपको अच्छा समझ में आएंगे। जैसे हमारा पहले सोलर सिस्टम में हमारा कितना प्लैनेट था? हमारा 9 प्लैनेट था। फिर बाद में क्या किया गया? अभी जो प्लूटो है, प्लूटो को हटा दिया गया है। जो प्लूटो है इसको ऐसे क्लासिफाइड ऐसे डॉट प्लैनेट माना गया है, इसलिए इसको जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें से हटा दिया है अभी। तो ये क्या हो रहा है? जो हमारा पहले नॉलेज था, हम लोग बचपन में 9 प्लैनेट पढ़ा था। अभी का जो नया डिस्कवरी है, क्योंकि नया एविडेंस मिला है, जो पुराना वाला नॉलेज है वो चेंज हो गया। अभी नया नॉलेज हो गया, जैसे अभी 8 प्लैनेट हो गया। इसको और एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको पहले किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। फिर उसको चैलेंज करके जे थॉमसन आया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। फिर इसका जो थ्योरी है इसको चैलेंज किया था रादरफोर्ड ने। वो जो गोल्ड फॉयल का थ्योरी, गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट है वो बता के रादरफोर्ड ने बताया था। फिर उसको चैलेंज करके जो नेल बोर है इसने कुछ और डिस्कवर किया था। ये जो सीक्वेंस है ना, ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है, क्योंकि किसी को नया एविडेंस मिला है तो जो पुराना वाला नॉलेज है वो चेंज हो गया है। इसलिए इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज इज अ टेंटेटिव। ये हमेशा चेंज होता रहता है अगर कोई नया एविडेंस मिला उसमें। फिर देखेंगे हम साइंटिफिक नॉलेज। इसमें कुछ टर्म है उसको हम देखेंगे। पहले जो है ये है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस इज एन एडुकेटेड गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और इट इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन। कोई भी चीज़ आप हाइपोथेसिस कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ को आप पहले से गेस कर रहे हो, या तो आप टेंटेटिव सॉल्यूशन निकल रहे हो। फिर उसको जब एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, अगर वो आपका एक्सेप्ट हो गया, आपका जो गेस किया था, तो ये जो आपका थ्योरी है वो प्रूव हो जाएंगे। अगर वो आपका फॉल्स हो गया तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। उसको आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे इफ़ यू सी नो डिफरेंस इन द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ वेरियस डिटर्जेंट्स। अगर आप किसी में जा रहे हो और देख रहे हो कि जो कपड़ा है वो साफ हो रहा है, कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करने से कपड़ा साफ हो रहा है, तो आपने एक हाइपोथेसिस बना दिया है कि क्लीनिंग इफेक्टिवनेस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डिटर्जेंट यूज़। मतलब कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करने से उसमें क्लीनिंग में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करने से कपड़ा साफ हो रहा है। फिर आपने जो रियल में अगर प्रूव किया, जैसे आप सर्फ एक्सेल ले लिया, दूसरे जगह पे आप निरमा साफ लिया है, तो उसमें दिखा है कि आपका सपोज सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल से आपका जो स्टेन है वो जा रहा है, आपका जो गंदा चीज़ है वो ज़्यादा साफ हो रहा है। और जो निरमा सर्फ है, निरमा सर्फ में कम साफ हो रहा है। तो आपका जो हाइपोथेसिस बनाया था, आपने जो बताया था कि कोई भी सर्फ यूज़ करो, कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करो तो कपड़ा साफ होता है, तो यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस जो है वो फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रूव करके देखा है, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जो आपका सर्फ एक्सेल है वो ज़्यादा साफ कर रहा है, और जो निरमा सर्फ है वो निरमा सर्फ आपका साफ कम कर रहा है। तो ये आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता तो आपको इसमें एक थ्योरी बन जाता। फिर देखेंगे थ्योरी क्या है। थ्योरी इज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके जो हाइपोथेसिस बनाया है उसको एक्सेप्ट हो गया तो इसको हम थ्योरी बोलेंगे। इट समराइज द हाइपोथेसिस और ए ग्रुप ऑफ हाइपोथेसिस दैट कैन बी सपोर्टेड विद द रिपीटेड टेस्टिंग। आप एक हाइपोथेसिस बनाया, उसको रिपीटेड टेस्टिंग करके देखा है कि बार बार जो आपने गेस किया था वही आ रहा है आपका रिजल्ट, तो आपका थ्योरी बनेगा। ये थ्योरी इज़ वैलिड एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो एविडेंस टू डिस्प्यूट। आप ये थ्योरी जो है ये तब तक वैलिड है जब तक दूसरा आदमी आके कोई नया एविडेंस निकालना दे, तब तक आपका ये थ्योरी वैलिड है। अगर किसी ने आके वहाँ से एक कोई नया एविडेंस निकाल दिया है तो उसका जो थ्योरी है वो चेंज हो जाएंगे, वो जो नया एविडेंस आएंगे वो ऐड हो जाएंगे, नया नॉलेज बन जाएंगे। इसलिए साइंस को हमेशा साइंटिफिक नॉलेज को टेंटेटिव बना जाता है। देयरफॉर दे कैन बी डिस्प्रूव्ड। अगर ऐसा होगा तो आपका जो थ्योरी है वो डिस्प्रूव हो जाएंगे। फिर देखेंगे नेचुरल लॉ क्या है। इट इज़ ए फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ऑलवेज हैपन इन सर्कमटेंसेस। ये जो हमारा नेचुरल लॉ है ये हमेशा सर्कमटेंसेस में होता रहता है। इसको हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया है। न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है? इट सेज दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टे इन मोशन एट द स्पीड अनलेस एक्ट अपॉन बाय आउटसाइड फोर्स। अगर आपका कोई भी चीज़ है यहाँ पे रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इसको आप जब तक ये फोर्स नहीं करोगे तो ये मूविंग नहीं होगा। और इसने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट इज मूविंग केप मूविंग अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई फ्रिक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूविंग हो रहा है, इसमें अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगा, तो ये मूविंग होता रहेंगे। ये आपका नेचुरल फेनोमेना है। ऑल्सो ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट मूविंग डज नॉट मूव्स अनलेस इट पुल इट पुश।
वही बोल रहा है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही बोला है। अगर कोई भी चीज़ आपका रेस्ट में है उसको जब तक आप पुश नहीं करोगे वो मूविंग नहीं कर रहा है करेगी। अगर कोई भी चीज़ आपको मूविंग में है वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं आएंगे, कोई बाधा नहीं आएंगे, तब तक वो मूविंग में ही रहेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट आपका एविडेंस। एविडेंस क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे हम मानते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अगर हमने मान लिया कि जो सेल्स है ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, हर कोई चीज़ हमारा सेल से बनता है। तो हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि लाइफ इज़ बिल्ड फ्रॉम द सेल्स, कोई भी लाइफ है उसमें सेल से बनता है। फिर हम क्या करेंगे, उसको वो जो सेल्स है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे कि ये सच है कि नहीं हमारा हाइपोथेसिस। फिर हम जब ऑब्जर्व करके देखा है हाँ कोई भी लाइफ है उसमें सेल से बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक एविडेंस मिल रहा है। हम एक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जो इसमें हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जो आपका लाइफ है वो हमारा सेल से बना है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंडक्टिव रिफरेंस और डिडक्टिव रिफरेंस। इंडक्टिव रिफरेंस का कुछ टर्म है, याद रखना है। जैसे फर्स्ट टर्म है आपका एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन रूल्स कॉन्सेप्ट। पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर उसमें से आपको चीज़ों को जनरलाइज करना पड़ेगा, फिर उसमें रूल्स होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ये होगा। ये जो है आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जाता है। इट प्रमोट डाइवर्जन थिंकिंग, इसमें आपका डाइवर्जन थिंकिंग होता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे अगर व्हेन वी ड्रॉप बुक इट फॉल डाउन, अगर हम बुक को यहाँ से गिरा देंगे ये गिर रहा है। जैसे यहाँ पे नदी का पानी नीचे फ्लो हो रहा है ऊपर से, क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये बच्चे को जब सिखाएंगे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे बुक गिरा के दिखाएंगे, यहाँ पे रिवर से पानी वो दिखा कैसे गिर रहा है ऊपर से नीचे। बच्चे को पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर यहाँ पे क्यों ये हो रहा है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, ये इंडक्टिव मेथड का उल्टा जो है उसको डिडक्टिव मेथड बोला जाएंगे। और डिडक्टिव रेफरेंस, इसमें आपका पहले रूल्स आएगा, फिर रूल जनरलाइजेशन आएगा, फिर वहाँ से आपको एग्जांपल्स क्रिएट करना होगा। इसमें आपका जनरल टू पार्टिकुलर में जाएंगे, इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट में आएंगे। और जो इंडक्टिव था उसमें आपको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जाता है, और इसमें आपका कन्वर्जन थिंकिंग होगा। जो हमारा साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक जो सब्जेक्ट है, वो मेनली हम इंडक्टिव मेथड से बच्चे को पढ़ाता है, क्योंकि जो डिडक्टिव मेथड है ये इतना रिलायबल नहीं है हमारा साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। फिर और एक टर्म है इंडो डिडक्टिव मेथड, मतलब इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों को एक साथ मिला के पढ़ाना। ये वाला बोल रहा है कि इंडक्टिव कम डिडक्टिव मेथड आर द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड ग्रामर। ये जो इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों अगर एक साथ मिला के पढ़ाएंगे तो ये बेस्ट वे है बच्चे को पढ़ाने के लिए साइंस और मैथमेटिक्स और ग्रामर सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट देखेंगे साइंस एज ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। साइंस कैसे एक इंक्वायरी है। Inquiry learning refers to finding an answer of a question in a mind using the various resources from our surrounding to access information, data, knowledge and ideas. इंक्वायरी में हम क्या कर रहे हैं, हम आंसर ढूंढ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन का, तो इसमें हम वेरियस सोर्स से हम उसका आंसर ढूंढेंगे। जैसे हम उसमें डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, हम नॉलेज गेन करेंगे, आइडिया करेंगे हमारा सराउंडिंग से। देस रिसोर्सेज में भी इन द फॉर्म ऑफ डेली एक्सपीरियंसेस। जो रिसोर्सेज है आप जहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपका डेली एक्सपीरियंसेस हो सकता है, आपका बुक्स हो सकता है, पिक्चर टेक्स्ट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। ऑल द प्रोसेस इन साइंस आर डन विद द स्पेसिफिक पर्पस। जो साइंस है, साइंस में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो स्पेसिफिक पर्पस के साथ कर रहे हो आप। एविडेंस आर कलेक्टेड विद रिलायबल एंड वैलिड मेथड। कोई भी आप एविडेंस कर रहे हो तो उसमें कोई रिलायबल एंड वैलिड मेथड से कलेक्ट कर रहे हो। दे आर एग्जामिन क्रिटिकली बाय कंट्रोलिंग द डिफरेंट वेरिएबल्स। जो हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो उसको हम एक कंट्रोल रखते हैं, उसको कंट्रोल रख के उसके हिसाब से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, सपोज हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो क्या करता है, पहले हम यहाँ पे एक पॉजिटिव कंट्रोल रखते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा स्लाइड है, एक पॉजिटिव स्लाइड रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारा रिजल्ट आया है तो इसके साथ हम मिला के देख रहे हैं कि पॉजिटिव कंट्रोल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये बोला है कि हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए कोई भी चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो। फिर साइंटिफिक इंक्वायरी में देखिए, इट इज़ एन इनर आर्स टू नो समथिंग इन हुइच वन इज़ इंटरेस्टेड। ये जो साइंटिफिक इंक्वायरी है ये एक आदमी का इनर आर्स होता है, कोई भी चीज़ को जानने के लिए उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। इट इज़ वे टू प्रूव द ट्रूथ बाय कंस्ट्रक्टिंग रिलायबल एविडेंस। ये एक वे ऑफ प्रूफ है, कोई भी चीज़ों को प्रूव करने के लिए आप कंस्ट्रक्टिव नॉलेज करके और एविडेंस कलेक्ट करके, ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी है। इट इज़ ए मेटा कंटेंट ऑफ साइंस एंड इट गाइड्स अबाउट द डूइंग साइंस। It consists of many processes required to understand and cause and effect relationship.
इसमें जो है साइंटिफिक इंक्वायरी में बहुत सारा प्रोसेस में जाना पड़ता है आपको कोई भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए। जो एक्सपेरिमेंट मेथड है वहाँ पे हम मेनली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। फिर देखेंगे इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो ये पढ़ लेना आप। फिर देखेंगे साइंटिफिक इंक्वायरी इज ए वे टू इन्वेस्टिगेट द थिंग एंड प्रोपोज एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम साइंटिफिक इंक्वायरी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्रिसिज्म। इम्प्रिसिज्म क्या है? नॉलेज अराइज फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड एविडेंस गैदर स्पेशली यूजिंग सेंस। कोई भी नॉलेज जो है हम एक्सपीरियंस से गैदर कर रहा है, कोई एविडेंस से गैदर कर रहा है, वो थ्रू हमारा सेंस, तो इसको हम इम्प्रिसिज्म बोलेंगे। तो इम्प्रिसिज्म जो है टर्म याद रखना, ही एग्जाम में आ सकता है। हम नॉलेज इसमें थ्रू एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे जो डार्विन का पोस्टुलेशन था नेचुरल सिलेक्शन का, जो थ्योरी था वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दिया था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। जो चीज़ों को ऑब्जर्व किया था उसके हिसाब से उसने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। उसमें जो थ्योरी था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कोई भी एनिमल्स है, कोई भी ह्यूमन बींग्स है, वो कंडीशन में कैसे सर्वाइव करते हैं, वो जो डार्विन है वो ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व करते करते वो थ्योरी बना दिया था, इसमें कोई उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो ये बोल रहा है जो इम्प्रिसिज्म है वो हमेशा आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, आप सेंस के थ्रू जान रहा है, उसको हम इम्प्रिसिज्म बोलेंगे। और एक टर्म है यहाँ पे स्किप्टिसिज्म। स्किप्टिज्म क्या है? स्किप्टिज्म डिमांड दैट एविडेंस एंड प्रूफ बी ऑफर्ड बिफोर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। स्किप्टिज्म जो है ये बिना प्रूफ का, बिना कंक्लूजन का चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये हमेशा क्वेश्चनिंग करता है कोई भी चीज़। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब ये बिना एविडेंस और बिना प्रूफ का कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर देखेंगे हम साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। चीज़ों को जब हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसका डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, तो उसी चीज़ को हम साइंटिफिक मेथड बोलेंगे। साइंटिफिक मेथड इज ए मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम साइंटिफिकली। जो साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप है हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये स्टेप आपको याद रखना है साइंटिफिक मेथड का। पहले जैसे सेंसिंग द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम ढूंढ लिया, फिर उसको डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आप डिफाइन करोगे अच्छे से, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर प्रॉब्लम को एनालिसिस करोगे आप। एनालिसिस करने के बाद उसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर डाटा को इंटरप्रेट करोगे। फिर वहाँ पे आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे कि ये जो डाटा हमें मिला है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एक आप टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाओगे। फिर सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग द मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस। फिर जो आपने वो बनाया है, हाइपोथेसिस बनाया है, फिर उसको आप रियल लाइफ में टेस्ट करके देखोगे, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन। अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, जो आपका थ्योरी एक्सेप्ट हो गया, अगर आपका हाइपोथेसिस फेल हो गया तो ये रिजेक्ट हो गया, आपको फिर से हाइपोथेसिस बनाना है, फिर से डाटा कलेक्ट करना है। तो फिर आप उसमें कंक्लूजन बनाओगे, फिर आप उसमें एक जनरलाइजेशन बनोगे, फिर जो ये थ्योरी बन जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ जनरलाइजेशन टू न्यू सिचुएशन। ये जो आपका नॉलेज बन गया, इसको आप ऐसे एप्लीकेशन आप न्यू सिचुएशन में अप्लाई करोगे। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक मेथड। ये जो स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखेंगे हम साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है? बच्चे में क्यूरोसिटी होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ओपन माइंडनेस होना चाहिए, परसिवेंस होना चाहिए। इसमें परसिवेंस का मतलब क्या है? ट्राई अगेन एंड अगेन। कोई भी चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो उसको ट्राई करो अगेन एंड अगेन, एक बार जाके होगा। जैसे इसका ग्रेट एग्जांपल है जो थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। वो 1000 बार ट्राई करते करते एक बार उसका बन गया था, वो एक बार में सक्सेस नहीं हुआ था। यही बोला है, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो हमेशा आपको ट्राई करते रहना है जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है। फिर ह्यूमिलिटी होना चाहिए, आपको ऑनेस्टी के साथ डाटा कलेक्ट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट भी आपको ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। वहाँ पे कोई आपका एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वहाँ पे आपको मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ रियल होना चाहिए। एबिलिटी टू एक्सेप्ट द फेलियर। अगर कोई भी फेलियर मिल रहा है आपको तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उसको रीट्राई करना चाहिए, फिर न्यू से वो उसको ट्राई करना चाहिए। फिर स्केप्टिसिज्म, मतलब आप चीज़ों को क्वेश्चन करोगे कि कैसे हुआ है, फिर विदाउट उसको लिए एविडेंस ढूंढोगे। अगर एविडेंस नहीं मिलेगा तो आप थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। फिर यहाँ पे और कुछ टर्म है देखेंगे। मोस्ट यूजफुल साइंटिफिक एटीट्यूड आर ओपन माइंडनेस, critical mindedness, respect for evidence, suspended judgment, intellectual honesty, willingly to change the opinion, such as ट्रूथ, क्यूरोसिटी, रैशनल थिंकिंग। ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, हमेशा आपको ओपन माइंडनेस होना चाहिए, क्रिटिकल माइंडनेस होना चाहिए। आप जो एविडेंस है उसको रिस्पेक्ट करोगे, आप वहाँ पे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रखोगे। फिर देखेंगे द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द साइंटिफिक
एटीट्यूड एमंग द स्टूडेंट लाइज ऑन द टीचर। जो टीचर है बच्चे में कैसे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे। ही मस्ट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट फॉर हिज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। जो टीचर है वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होना चाहिए, तभी जाके जो बच्चा है वहाँ से सीखेंगे। रिस्पेक्ट फॉर अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अनबायस एंड इम्पार्शियल बिहेवियर ऑफ हिज डीलिंग। जो किसी ने कुछ एक्सप्लेन किया है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट में अनबायस्ड होना चाहिए। ये जो टीचर है वो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। Scientific attitude is really a composite of number of habits or feelings and tendency to react consistently or certain way to novel or problematic situation, include the accuracy, feelings, honesty, open mindedness। ये जो सारा चीज़ है आपका होना चाहिए साइंटिफिक एटीट्यूड में डेवलप करने के लिए। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिसिंग वर्क शुड बी प्रोवाइडेड इन स्कूल। जो स्कूल से यहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए प्रैक्टिस करने का। दिस हेल्प इन परफॉर्मिंग एंड स्ट्रेटनिंग द राइट एटीट्यूड। तब जाके बच्चे में जो राइट एटीट्यूड है वो डेवलप होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।